गुड मॉर्निंग। आज विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के वीडियो 17 लेकर के मिल रहे हैं। अभी हम आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि आज के ही वीडियो मैंने कल आप लोगों को एक लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करना है, लाइव क्लास किस तरह से ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, किस बच्चों को क्या क्या करना होगा, वो सब हम आपको एक वीडियो क्लिप बना करके भेज देंगे कि आपको लाइव क्लास कैसे पढ़ना होगा, लाइव क्लास आप कैसे पढ़ाई करेंगे। उसके लिए हम आपको एक वीडियो क्लिप बना करके भेज देंगे। आप उस वीडियो को देख करके समझ जाइएगा कि लाइव क्लास कितना तारीख से स्टार्ट होगा, कितना बजे स्टार्ट होगा, वो सारा डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिएगा कि कैसे लाइव क्लास हमें चलाना है, कैसे लाइव क्लास में पढ़ाई होगी, लाइव क्लास किस तरह से होगा, क्या उसके रूल कंडीशंस होंगे, वो सब आपको हम उस वीडियो क्लिप में बता देंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि लाइव क्लास जब चलेगा उसके बावजूद भी हम वीडियो बना करके डालेंगे। लाइव क्लास भी चलेगा, साथ ही साथ हम आपको वीडियो भी बना करके सेंड करेंगे, वीडियो भी बना करके भेजेंगे। लाइव क्लास के साथ साथ वीडियो भी बना करके भेजेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा बता दें कि कुछ बच्चे के बोल रहे थे कि सर यूट्यूब पर लाइव क्लास पढ़ाइए, मोबाइल ऐप में मत पढ़ाइए। तो यूट्यूब पर हम यूट्यूब पर लाइव पढ़ाएंगे तो आप सवाल हमसे नहीं पूछ सकते हैं मौखिक बोल करके। यूट्यूब पर यदि हम लाइव क्लास पढ़ाते हैं तो आप हमसे सवाल बोल करके नहीं पूछ सकते, क्वेश्चन टाइप करके पूछना पड़ेगा। और सारी बातें क्वेश्चन टाइप करके फीलिंग अपना जाहिर नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम जो है मोबाइल ऐप के माध्यम से ही लाइव पढ़ाने की कोशिश करेंगे, मोबाइल ऐप के माध्यम से ही लाइव पढ़ाएंगे। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि जब लाइव चलेगा तो भी हम वीडियो बना करके डालेंगे। ये मेरे स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है, मेरा स्वास्थ्य किस तरह से रहेगा। स्वास्थ्य सही रहेगा तो लाइव क्लास बहुत जल्द, कल परसों जैसे ही सूचना देंगे आप उसके अनुसार स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे, पिछला वीडियो में पढ़े थे कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के कारण किया गया कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा का समीकरण प्राप्त करें। ये हम आपको हेडलाइन पिछला क्लास में बताए थे, पिछला वीडियो में बताए थे। आज का जो क्लास है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये भी फार्मूला ही सिद्ध करवाएंगे हम, यहाँ पर भी एक फार्मूला ही आपको प्रूफ करवाएंगे। कंसेप्ट बेहतरीन है, कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा। तो समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। पिछला वीडियो में जो बताए थे वो तो हो गया हमारा एक विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में, याद होगा हम आपको बताए थे एक शॉर्ट ट्रिक कि यदि धन आवेश रहेगा तो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की वो विकर्षण होगा। धन आवेश के कारण जो विद्युत तीव्रता की दिशा होगी, धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो विकर्षण का होगा। ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता की जो दिशा होगी वो आकर्षण का होगा। धन आवेश के कारण विद्युत तीव्रता की दिशा में विकर्षण होगा और ऋण आवेश के कारण विद्युत तीव्रता की दिशा जो है आकर्षण होगा। धन आवेश के कारण विद्युत तीव्रता की दिशा में विकर्षण और ऋण आवेश के कारण विद्युत तीव्रता की दिशा आकर्षण होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक समझ लीजिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर, अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता की समीकरण या विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण ज्ञात करें या विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें, विद्युत तीव्रता का सूत्र ज्ञात करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण निकालना है, विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करना है। ध्यान दीजिएगा हम कैसे निकालते हैं, कैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण तो सबसे पहले हम
एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा सब लोग, विद्युत द्विध्रुव के कारण तो हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ये हमने विद्युत द्विध्रुव बनाया AB, ये हमने एक विद्युत द्विध्रुव बनाया AB, और यहाँ पर आवेश है -Q और यहाँ आवेश है +Q। इनके बीच की दूरी टोटल 12 है, इसका मध्य बिंदु है O, तो ये दूरी हो गया L और ये दूरी हो गया L। फिर से एक बार समझिए सब लोग, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एक विद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि हेडलाइन में कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण तो हम विद्युत द्विध्रुव बना दिए। विद्युत द्विध्रुव बना दिए तो कैसे हो गया, तो एक -Q है एक +Q है। बहादुर, आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम होगा, किसी भी तरह का दिक्कत हो समझने में, कहीं भी कोई सवाल हो, आप बेझिझक व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज कीजिए, मेरा फ़ोन खुला है तो कॉल करिए, कॉल पे बात करिए, लेकिन ज़रूर आप लोग सवाल करें। जो देखिए, सभी बच्चे तो मेरे पास नहीं पढ़ रहे होंगे, हम भी जानते हैं सभी बच्चों का पढ़ने का रुझान उतना अच्छा नहीं है, सभी बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सीरियस रूप से लगे हुए हैं, उनसे हम कहेंगे कि यदि कहीं भी किसी भी तरह का सवाल हो, आप बेझिझक हमसे सवाल करें, बेझिझक हमसे सवाल पूछें। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण तो हम विद्युत द्विध्रुव बना दिए, एक आवेश -Q एक आवेश +Q, इनके बीच की दूरी 12 है, तो मध्य बिंदु O है, तो ये वाला L और ये भी L हो गया। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव बन गया। के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर, अक्ष के किसी बिंदु पर, अब यहाँ पर थोड़ा सा अक्ष को समझना जरूरी है। देखिए, अक्ष हम इधर भी खींच सकते हैं और इधर भी खींच सकते हैं। अक्ष देखिए अभी हम खींच रहे हैं, जैसे अक्ष हमने इधर खींच दिया, अक्ष जो है हमने इधर खींच दिया, ये अक्ष हो गया। अक्ष के किसी बिंदु पर, तो अक्ष के किसी बिंदु पर, तो अक्ष पर कोई बिंदु हमने मान लिया कि P है, अक्ष पर कोई बिंदु है P, इसी बिंदु पर हमें विद्युत तीव्रता निकालना है। अक्ष पर कोई बिंदु है P और इसी बिंदु पर हमें विद्युत तीव्रता निकालनी है। विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा था तो हमने विद्युत द्विध्रुव निकाल दिया। विद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा था तो हमने विद्युत द्विध्रुव निकाल दिया, बना दिया। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर, तो हमने अक्ष भी खींच दिया के किसी बिंदु पर, यानी बिंदु P है हमारा, तो यहाँ पर हमें विद्युत तीव्रता का मान निकालना है। तो सबसे पहला सवाल कि सर अक्ष इधर ही क्यों खींचे, इधर क्यों नहीं खींचे, अक्ष इधर क्यों खींचे, इधर क्यों नहीं खींचे, नीचे क्यों नहीं खींचे, ऊपर क्यों नहीं खींचे? आपको कैसे पता चला कि अक्ष इधर ही होगा? यही सब कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। सर आपको कैसे पता चला कि अक्ष इधर होगा, इधर नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, नीचे नहीं होगा, क्यों, कैसे पता चला आपको? तब हम आपको बता दें कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, द्विध्रुव की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, और सदिश की इधर दिशा होती है, उधर ही अक्ष होता है। जैसे मेरा अक्ष कोई कहेगा तो इधर होगा, ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि मेरा हाइट ऊपर की तरफ बढ़ेगा, मेरा हाइट जब भी बढ़ेगा इधर बढ़ेगा, इसलिए मेरा अक्ष ये होगा। यानी जिधर जो बढ़ता है उधर ही उसकी दिशा होती है। जैसे हम आपको बताएं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हम ये कहें कि इस कॉपी का लंबाई का अक्ष किधर होगा, यानी लंबाई की दिशा किधर होगी, तो इस कॉपी की लंबाई बढ़ेगी तो किधर बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी, तो इधर बढ़ेगी तो ऐसे होगा अक्ष। इस कॉपी की चौड़ाई की दिशा किधर होगी, तो चौड़ाई ऐसे बढ़ेगा, इसीलिए इधर होगा अक्ष। यानी सदिश की दिशा जिधर होती है उधर ही रेखा खींचा जाए तो अक्ष होगा। किसी सदिश की दिशा जिधर खींची जाती है उसी दिशा में कोई रेखा खींचा जाए तो अक्ष है। किसी भी सदिश की दिशा जिधर होती है उधर रेखा खींचा जाए तो अक्ष है। इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, तो इधर रेखा खींचे तो यह अक्ष हो गया। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, तो इधर रेखा खींचे तो यह हमारा अक्ष हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये जो बिंदु P है वो कितनी दूरी पर है। ये जो बिंदु P है ये कहाँ पर है, तो ये तो फाइनल है कि अक्ष पर है, लेकिन अक्ष पर कहाँ पर है, क्योंकि सब तो अक्ष है, ये भी अक्ष है, ये भी अक्ष, सब जगह तो अक्ष है। तो ये बिंदु P अक्ष पर कहाँ पर है, तो ये जो बिंदु P है वो मध्य बिंदु से,
ये जो बिंदु P है ये मध्य बिंदु से R दूरी पर है। ये जो बिंदु P है मध्य बिंदु से R दूरी पर है। अब यहाँ पर भी एक सवाल निकल के आया। अब यहाँ पर भी एक सवाल निकल के आया कि सर दूरी जो R लिए हैं ये मध्य बिंदु से क्यों लिए हैं। देखिए बहादुर, डायग्राम को ही ध्यान से समझना है, क्योंकि डायग्राम के बाद आगे समय ज़्यादा नहीं लगेगा। जो समय है यहीं पर हर एक स्टेप को समझिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ हम समझेंगे कि दूरी लिए हैं R, ये मध्य बिंदु से ही क्यों लिए हैं। हम ये दूरी A से भी तो ले सकते थे, B से भी तो ले सकते थे, मध्य बिंदु से क्यों लिए हैं। तो बहादुर हम आपको बता दें, जैसे हम थोड़ा सा सवाल को समझिएगा। ये जो स्केल है इस बोर्ड से कितनी दूरी पर है, ये स्केल इस बोर्ड से कितनी दूरी पर है। तो यदि हम यहाँ देख के बोलेंगे तो कहेंगे कि सटा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सटा हुआ नहीं है, ये वाला सिरा दूर है। और यदि इसको देख के बोलेंगे कि 18 इंच पर है तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सटा हुआ है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम मिडिल से ले लेते हैं, बीचों बीच 9 इंच। हम कहेंगे कि स्केल बोर्ड से कितनी दूरी पर है, तो 9 इंच के दूरी पर है। बीच वाला जो होगा वही लिया जाएगा, न तहार ना हमार, बीचों बीच। जैसे हम कहें हम फर्श पर खड़े हैं, छत पर खड़े हैं, तो छत पर खड़े हैं यदि हम, तो कहेंगे कि हम छत से कितनी दूरी पर हैं। तो पैर को लेके बोलेंगे तो कहेंगे कि सटा हुआ है, और सर को लेके बोलेंगे तो कहेंगे 6 फीट पर है। तो न तो पैर को लेके बोलेंगे न सर को लेके बोलेंगे, दोनों गलत हो जाएगा। हम नाभि को लेके बोलेंगे बीचों बीच, हम कहेंगे कि हाँ 3 फीट की दूरी पर हैं, छत से हम 3 फीट की दूरी पर हैं, 3 फीट की हाइट पर हैं, बीच बीच। जैसे हम मान लीजिए कोई भी ये R है, ये खेत आपका है, ये खेत मेरा है, तो ये जो दूरी लेंगे हम न तो यहाँ से मापेंगे न यहाँ से, बीचों बीच मापेंगे, बीच से। यही हम बताना चाह रहे थे। इसीलिए जो बिंदु P की जो दूरी है वो मध्य बिंदु से लिया गया है, न तो A से न तो B से। कहाँ से? मध्य बिंदु से, बीचों बीच। तो मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। फिर से एक बार, चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है। चित्र में AB एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है, जिसमें आवेश है -Q और +Q, और मध्य बिंदु है O, टोटल लंबाई है 2L। मध्य बिंदु से R दूरी पर अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत तीव्रता का मान हमें निकालना है। चलिए अब देखते हैं कि मध्य बिंदु से ये R दूरी पर है, तो B से कितनी दूरी पर होगा। जो बिंदु P है ये B से कितनी दूरी पर होगा। मध्य बिंदु से R है तो B से कितनी दूरी पर होगा, यहाँ से कितनी दूरी पर होगा। तो कुछ लोग समझ रहे होंगे R - L हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक R है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, R - L हो गया। और यहाँ से यहाँ तक R है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो R में L जुड़ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक R है और यहाँ से लेकर यहाँ तक L है, तो टोटल हो जाएगा R + L। टोटल हो जाएगा R + L। टोटल हो जाएगा R + L। यहाँ से लेकर यहाँ तक R है, यहाँ से लेकर यहाँ तक R - L है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक R + L है। और यदि यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं है तो हम आशा करते हैं कि आगे भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब हम स्टेप वाइज स्टेप देखेंगे। अब ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, जो कंसेप्ट था इतना ही में था। अब हमें बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकालनी है। इस द्विध्रुव के कारण, बात को समझिएगा, इस द्विध्रुव के कारण हमें बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकालनी है। तो बताए थे, याद होगा, द्विध्रुव क्या है, एक सजावट है। द्विध्रुव क्या है, तो एक सजावट है। द्विध्रुव कोई व्यवस्था है,
ये कोई मार्केट में डायरेक्ट मिलने वाला कोई चीज़ नहीं है, ये एक सजावट है जो विशेष चीज़ों को मिला करके सजा करके बनाया गया है। हम बताए थे, याद होगा। तो इस द्विध्रुव में दो आवेश होता है। इस द्विध्रुव, जैसे हम लोग कहेंगे कि कोचिंग बंद है, हम कहें आप लोगों से कि कोचिंग बंद है, तो कोचिंग क्या है? एक सजावट है। एक कोचिंग में टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, बोर्ड होता है, मार्कर होता है, पंखा होता है, लाइट होता है, ये सब। तो यदि हम कहें कि कोचिंग बंद है, इसका मतलब हुआ कि ये सब चीज़ों के लिए छुट्टी है। बात को समझना जरूरी है। तो हम बात को समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हमें द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकालना है और द्विध्रुव में दो गो आवेश है, तो यदि हम दोनों आवेशों के कारण तीव्रता निकाल लें, इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकाल लें और इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकाल लें और दोनों को जोड़ दे, तो क्या हम नहीं कहेंगे टोटल निकल गया? शायद आपको नहीं समझ आया, फिर सुनिए। एक कोचिंग में 5 लड़के हैं, ABCDE। एक कोचिंग में 5 लड़के हैं, ABCDE। हमें कोचिंग से चांदा कलेक्ट करना है, हमें कोचिंग से चांदा जुटाना है। तो यदि हम 5 लड़के से बारी बारी से चांदा मांग करके और जोड़ दे, तो कहेंगे नहीं कि पूरा कोचिंग से चांदा इकट्ठा हो गया। बात को समझिए। यदि हम 5 लड़के से बारी बारी से चांदा मांग ले, A से, B से, C से, D से, E से, और उसको जोड़ दें, तो क्या हम कह सकते हैं कि पूरा कोचिंग से चांदा मांग लिया हम? वही बात है। आप एक साथ कहें कि कोचिंग से चंदा मांगना है, या कहें कि अलग अलग। जैसे मान कोचिंग कहें, हम डायरेक्ट माइक से अनाउंस कर दिए कोचिंग कल बंद है, तो 5 लड़के को पता चल गया कि कल कोचिंग बंद है। या तो हम एक को ऑफिस में बुलाएं, A को बुलाएं, कहेंगे तार कोचिंग कल बंद बा, B को बुलाएं, कहेंगे आपका कोचिंग बंद है, C को बोले कोचिंग आपका बंद है। यानी मेरा कहने का मतलब सबको बारी बारी से बोले या एक ही क्लास में डायरेक्ट बोल दे, बात तो एक ही हुई। यानी यहाँ पर हम धन आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे और ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे और जोड़ देंगे, तो हम कहेंगे कि द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता निकल गया। दोनों आवेशों के कारण बारी बारी से तीव्रता निकाल कर जोड़ देंगे, तो हम कहेंगे कि द्विध्रुव के कारण टोटल तीव्रता हमारा निकल गया। यानी यदि आप लोग बात को समझ गए होंगे, तो यहाँ बता दें कि हम लोग को करना क्या है, तो बारी बारी से दोनों आवेशों के कारण तीव्रता निकालना है और फिर जोड़ देना है, आंसर आ गया। दोनों आवेशों के कारण बारी बारी से तीव्रता निकालना है और जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। अब शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। माना बिंदु A पर स्थित, माना बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता बराबर EA। को हम सिंबल से माने हैं, आपको मन है तो E1 लिख सकते हैं, E2 लिख सकते हैं, जो आपको मन है उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो EA पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता कितनी है? EA है। याद होगा आप लोगों को, आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का सूत्र पढ़ाए थे। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता के सूत्र पढ़ाए थे, 1/4πε0 आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। हम आशा करते हैं कि आपको ये सूत्र याद होगा, 1/4πε0 गुना आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। यही सूत्र पढ़ाए थे, आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता। तो A पर स्थित आवेश के कारण P पर विद्युत तीव्रता, तो 1/4πε0 गुना आवेश QA और बटा दूरी का स्क्वायर, तो दूरी A से लेकर P तक AP का स्क्वायर। अब बात करते हैं दिशा के। तो ये ऋण आवेश है, ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता की दिशा क्या होगी? तो आकर्षण होगी। आकर्षण माने खींचेगा, खींचेगा माने अपनी ओर। ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत तीव्रता की दिशा होगी वो किधर होगी? तो आकर्षण होगा। आकर्षण माने खींचेगा, खींचेगा माने अपनी ओर, तो P से A की ओर। ये अपनी ओर खींचेगा तो P से A की ओर, यानी दिशा हो गई P से A। EA बराबर 1/4πε0 गुना QA, यानी जो आवेश है वो है हमारा Q। आवेश कितना है? Q। और दूरी हो गया A से P,
तो दूरी हो गया r प्लस एल का स्क्वायर। और रही बात दिशा, तो P से A की ओर समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर एक किसी स्टूडेंट का सवाल हो सकता है कि सर यहाँ माइनस क्यू दिया हुआ था, माइनस क्यू आपने नहीं लिखा। किसी स्टूडेंट का सवाल हो सकता है कि सर यहाँ माइनस क्यू आपने नहीं लिखा। तो हम आपको बता दें, याद होगा कि सदिश राशि में माइनस चिन्ह का इस्तेमाल केवल दिशा बताने के लिए होता है। सदिश राशि में माइनस चिन्ह का इस्तेमाल केवल दिशा बताने के लिए होता है। तो यहाँ पर दिशा बता चुके हैं, माइनस पी ए, ये माइनस की वजह से ही पी ए हुआ, आकर्षण हुआ है। माइनस की वजह से ही आकर्षण हुआ है पी से ए की ओर, इसलिए दिशा इसमें आ गया है। तो सदिश राशि में माइनस चिन्ह का इस्तेमाल केवल दिशा बताने के लिए होता है, इसीलिए यहाँ माइनस क्यू नहीं लिखे हैं। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत तीव्रता ई ए बराबर 1/4πε0 गुना आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। और दिशा चूंकि ऋण आवेश है इसलिए आकर्षण हुआ। आकर्षण माने खींचेगा, खींचेगा माने अपनी ओर, तो इधर हो गया, तो पी से ए की ओर 1/4πε0। क्यू ए का मान माइनस क्यू था तो क्यू बैठा दिए, माइनस नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सदिश राशि में दिशा का इस्तेमाल माइनस चिन्ह का इस्तेमाल नहीं होता है। दूरी हो गया r प्लस एल, यहाँ से लेकर यहाँ तक r प्लस एल और P से A की ओर समीकरण नंबर 1। अब बात करेंगे पुनः, ये A पर स्थित आवेश के कारण निकला, अब हम B पर स्थित आवेश के कारण निकालेंगे। पुनः बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण, बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता बराबर EB। बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता बराबर EB। EB बराबर डायरेक्ट 1/4πε0। वही आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता की जो दिशा होगी, आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत तीव्रता की दिशा होगी, सूत्र होगा, आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का जो सूत्र होगा 1/4πε0 गुना आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। तो दूरी हो जाएगा BP का स्क्वायर, B से P तो BP का स्क्वायर। अब बात करें दिशा की, तो धन आवेश है, और धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दिशा विकर्षण होता है, बताए थे, याद होगा। धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दिशा में विकर्षण होता है। विकर्षण माने धक्का देगा, धक्का देगा माने अपने से दूर। तो B जो है P को धक्का देगा अपने से दूर, तो उधर धक्का देगा, मतलब B से P की ओर, B से P की ओर। अब हम मान बैठा देंगे, BP का मान बैठा देंगे। तो BP का मान कितना दिया है, R माइनस एल। तो BP का मान दिया है R माइनस एल। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप यहाँ तक देखिए कि हमने A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकाल लिया। A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकाल लिया, फिर B पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकाल लिया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अभी तक जो आपके अंदर कन्फ्यूजन आने वाला था, वो कन्फ्यूजन क्या हो सकता है, दिशा का, दिशा का कन्फ्यूजन हो सकता है। और दूसरा ये माइनस क्यू आपने क्यों नहीं लिखा, तो हमने दोनों का रीजन बता दिया। दिशा कैसे होगा, तो ऋण आवेश के कारण विद्युत तीव्रता की दिशा आकर्षण होता है, और धन आवेश के कारण विद्युत तीव्रता की दिशा विकर्षण होता है। तो यहाँ पर ऋण आवेश है इसलिए आकर्षित होगा, मतलब इधर होगा, खींचेगा अपनी ओर। और धन आवेश के कारण जो विद्युत तीव्रता की दिशा होगी वो इधर होगा, धक्का देगा अपने से दूर। अब हम बात करेंगे कि हमें A पर स्थित आवेश के कारण विद्युत तीव्रता मिल गया, B पर स्थित आवेश के कारण विद्युत तीव्रता मिल गया, और दोनों को जोड़ देंगे, टोटल विद्युत तीव्रता मिल जाएगा। A पर स्थित आवेश के कारण विद्युत तीव्रता मिल गया, B पर स्थित आवेश के कारण विद्युत तीव्रता मिल गया, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल विद्युत तीव्रता मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। माना बिंदु P पर कुल विद्युत तीव्रता, टोटल
माना बिंदु P पर कुल विद्युत तीव्रता बराबर कितना है, E है। माना बिंदु P पर टोटल विद्युत तीव्रता, कुल विद्युत तीव्रता कितनी है, तो E है। तो E बराबर ये हो जाएगा EA प्लस EB। कुल विद्युत तीव्रता E बराबर EA प्लस EB, यानी दोनों के कारण विद्युत तीव्रता निकाल के जोड़ दिए। दोनों के कारण विद्युत तीव्रता निकाल के जोड़ दिए। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है, तो PA की दिशा, PA मतलब PA की दिशा इधर है, PA की दिशा इधर है, अब BP की दिशा इधर है। PA की दिशा इधर है, अब BP की दिशा इधर है, यानी दोनों विपरीत दिशा में है। और आपको पता होगा जब दो सदिश विपरीत दिशा में हो तो परिणामी माइनस हो जाता है, परिणामी में घटाव हो जाएगा। एक ही दिशा में हो तो प्लस और विपरीत दिशा में हो तो माइनस। पॉइंट को समझिए, जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो उनका परिणामी प्लस हो जाता है, और दो सदिश यदि विपरीत दिशा में हो तो परिणामी माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर विपरीत दिशा में है इसीलिए माइनस होगा। ये तो फाइनल हो गया कि माइनस होगा, ये फाइनल हो गया कि माइनस होगा। चलिए आपको फिर से भी, अब इतना आसान नहीं है, एक एक स्टेप को समझना है। चलिए यहाँ देखते हैं, ये एक बिंदु है, यहाँ पर 12 न्यूटन बल लग रहा है इधर, 10 न्यूटन बल लग रहा है इधर। परिणामी बल कितना हुआ, 12 न्यूटन बल लग रहा है इधर, 10 न्यूटन बल लग रहा है इधर। परिणामी बल कितना होगा, तो 2 न्यूटन। क्यों, क्योंकि घटा है, घटा है। तो घटा है तो 10 में से 12 घटेगा कि 12 में से 10 घटेगा, तो 12 में से 10 घटेगा, यानी अधिक वाला में से कम वाला घटता है। अब यहाँ पर भी समझना है कि EA में से EB घटेगा कि EB में से EA घटेगा। एक एक स्टेप को समझना है। EA में से EB घटेगा या EB में से EA घटेगा, यानी जो अधिक होगा उसमें से घटेगा, जो अधिक होगा उसमें से घटेगा, अधिक वाला में से कम वाला घटेगा। अब हम लोग को देखना है कि समीकरण 1 अधिक है कि समीकरण 2 अधिक है, ये ज़्यादा है ये ज़्यादा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है। अंतर कहाँ है, यहाँ पर R प्लस L है और यहाँ पर R माइनस L है। तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे, R प्लस L जो है वो R माइनस L से ज़्यादा है। R में L जुटा है और इसमें R में से L घटा है, तो R प्लस L ज़्यादा है, R माइनस L कम है। अभी घबराइए मत, जल्दबाजी मत कीजिए समझने में, पॉइंट को समझिए। R प्लस L ज़्यादा है, R माइनस L कम है। यहाँ तक आप समझ गए हैं, तब देखिएगा ये बटा में है, R प्लस L और R माइनस L बटा में है। तो नीचे में यदि बड़ा होगा तो ये टोटल वैल्यू छोटा होगा, और नीचे में वैल्यू छोटा होगा तो टोटल वैल्यू बड़ा होगा। शायद आप समझ नहीं रहे, ध्यान दीजिएगा। जैसे x बराबर हम बात करें 10 बटा में y, तो y का मान छोटा होगा तो x का मान बड़ा होगा, और y का मान बड़ा होगा तो x का मान छोटा होगा। उसी तरह R प्लस L बड़ा है तो ये EA का मान छोटा होगा, R माइनस L छोटा है तो EB का मान बड़ा होगा। यानी यहाँ पर जो है EA में से EB नहीं घटेगा, EB में से EA घटेगा, EB में से EA घटेगा। अब कोई बड़ी बात नहीं है, अब केवल वैल्यू बैठा करके सॉल्व कर देना है। EB का वैल्यू बैठा दीजिए, EA का वैल्यू बैठा दीजिए, बाटा बाकी घटाव कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हो तो गया। तो आपने देखा कि E बराबर EB माइनस EA, E बराबर EB माइनस EA। तो E बराबर EB का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटा R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस EA का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटा R प्लस L का होल स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 1 बटा R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस
1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ई बराबर 1/4πε0 गुना क्यू, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। सब आप लोग मैथ के विद्यार्थी हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आर माइनस एल ये दोनों में है तो कॉमन खत्म हो जाएगा, तो हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये हो गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ई बराबर केवल कैलकुलेशन है 1/4πε0, जहाँ सवाल होगा हम खुद बोलेंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको भी तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों पर स्क्वायर है तो इसको अलग अलग स्क्वायर ना दे करके ये कहीं पर स्क्वायर दे दीजिए। दोनों में अलग अलग स्क्वायर था तो हम एक ही में टोटल स्क्वायर कर दिए। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, आपको पता होगा ब्रैकेट हटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, तो ये ब्रैकेट हटा दिए तो चिन्ह बदल जाएगा, तो जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। तो आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा, 2rl और 2rl 4rl, ई इक्वल टू 1/4πε0 गुना क्यू इंटू 4rl बटा, आप लोग मैथ के विद्यार्थी हैं जानते होंगे, आर माइनस एल आर प्लस एल, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका टोटल का तो होल स्क्वायर पहले से ही है। ई इक्वल टू 1/4πε0। अब यहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, Q इंटू जो 4 दिया हुआ है ना उसको 2l लिख दिए, तो 2 और बचेगा, ये हो जाएगा 2r। घबराइए मत, एगो Q है तो एगो Q है, एगो R है तो एगो R है, एगो L है तो एगो L है, और ये 2 दूनी 4 है यहाँ पर। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का टोटल का होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किए हैं, Q इंटू 2l याद आ रहा होगा, Q इंटू 2l P का सूत्र होता है, E बराबर 1/4πε0 गुना P गुना 2r बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। P कहाँ से आया, जहाँ P बराबर Q इंटू 2l बराबर द्विध्रुव आघूर्ण। ये आपका यहाँ तक टर्म है, इसमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा आप बेझिझक व्हाट्सएप पर मेरे सवाल कर सकते हैं। किसी को व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर आप हमसे सवाल कर सकते हैं, कहीं पर भी किन्हीं को दिक्कत हो, किसी भी लाइन में कहीं भी किसी को प्रॉब्लम हो, किसी स्टूडेंट को कहीं दिक्कत हो, आप बेझिझक हमसे सवाल कर सकते हैं। आप उतारना चाहें, समझना चाहें, देख लीजिएगा, वीडियो को पुश करके एक बार समझ लीजिएगा। आप खुद से अपने कॉलम से कैलकुलेशन करिए, कॉपी पर समझ करके एक बार खुद कैलकुलेट करिए, क्या कहीं आपको दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जहाँ दिक्कत हो आप सवाल करेंगे, इसके आगे हम आपको बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। हम बताए थे, याद होगा, कि द्विध्रुव की लंबाई बहुत छोटी होती है। जो 2l है, ये जो आप 2l देख रहे हो, ये बहुत छोटा होता है। 2l छोटा है, तो 2l छोटा है तो 2l से तो और छोटा हो जाएगा l। 2l छोटा है और 2l से तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा l, क्योंकि आधा है। अब समझिए r अधिक होता है, r अधिक है, तो हमको l और r में कंपेयर नहीं करना। जैसे मान लीजिए कि l है 2 तो r है 15, l 2 है तो r है 15, तो l स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और r स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब बताइए कि कितना ज़्यादा का अंतर हो गया। यानी हम कुल मिलाकर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि l स्क्वायर का मान r स्क्वायर से बहुत ज़्यादा छोटा है। l स्क्वायर का मान r स्क्वायर से बहुत अधिक छोटा है, बहुत ही छोटा है। और l स्क्वायर r स्क्वायर से बहुत अधिक छोटा है, तो हम l स्क्वायर को 0 मान सकते हैं। चूँकि l स्क्वायर r स्क्वायर से बहुत अधिक छोटा है, इसलिए l स्क्वायर बराबर 0 माना जा सकता है।
है नहीं, हमने माना है। इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R बटा R के पावर 4, चाहे R² माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 2P इंटू R बटा R के पावर 4। ऊपर में 1 R, नीचे में 4 R, 1 R कट जाएगा तो नीचे 3 R बचेगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा में R³। दैट्स फाइनल, यही आपका आंसर हुआ। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण यही है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण, विद्युत तीव्रता का सूत्र यही आपका है। कहीं भी किन्हीं को प्रॉब्लम हो, बेझिझक आप सवाल कर सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण ये आपका है। इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो, आप हमसे सवाल कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर सवाल करिएगा। अब हम दिशा की बात करेंगे। आपने देखा होगा ई ए की दिशा दिया हुआ था, ई बी की दिशा दिया हुआ था, तो ई की दिशा किधर होगी? ई की दिशा किधर होगी? ई ए वेक्टर में था, ई बी वेक्टर में था, तो कॉमन सेंस की बात है ई आपका वेक्टर में होगा। अब हम आपको बता दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करेंगे आप। थोड़ा सा हम रफ में तैयार करें। ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये एल है, ये एल है, ये आपका पी है। तो ई ए की जो दिशा थी वो इधर था, मतलब इस डायरेक्शन में ई ए की दिशा, और ई बी की जो दिशा थी वो इधर था, उधर। और ई का जो मान है वो ई बी में से ई ए घटा है। तो ई बी में से ये घटा है, मतलब इसमें से ये वाला घटा है। तो कॉमन सेंस की बात है, जो परिणामी की जो दिशा होगी, मतलब ई की जो दिशा होगी वो ई बी वाला ही दिशा होगा, मतलब इधर होगा, मतलब बी से पी की ओर होगा। यदि आप नहीं समझ रहे हो तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर एक बल लग रहा है 10 न्यूटन और एक बल लग रहा है 12 न्यूटन, तो जो परिणामी होगा वो 2 न्यूटन होगा, यानी 12 माइनस 10 होगा 2 न्यूटन। और 2 न्यूटन की जो दिशा होगी वो इधर होगी, 12 की ओर होगी, अधिक की तरफ होगा। तो ई बी की जो दिशा होगी उधर ही हमारा ई का दिशा होगा। तो ई बी की दिशा है बी से पी की ओर, तो ई की जो दिशा होगी वो बी से पी की ओर होगा, मतलब इधर ही होगा, मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इधर होगा, इधर। अब हम इधर इधर कहें, यहाँ से कहें, यहाँ से कहें, यहाँ से कहें, बात कहीं है। पूरब तो पूरब होता है, पश्चिम तो पश्चिम होता है। अब हमारे घर से पूरब कहे चाहे कोई और के घर से पूरब कहे, बात जो कहीं है, पूरब तो पूरब है। दिशा का वैल्यू थोड़ी होता है कम कम पूरब या ज़्यादा पूरब, नहीं, दिशा दिशा होता है। तो ई की जो दिशा होगी वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यानी इस ई की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। फिर से एक बार, एक ऑब्जेक्टिव है ये। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दें, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो हम कह सकते हैं कि द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की ओर होती है, मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, या हम कह सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण की ओर ही होती है। ये आपका टोटल टॉपिक आज का समाप्त हुआ। इस पूरे टॉपिक में किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम हो, आप बेझिझक सवाल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।